स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। द ब्लीडिंग रिवर, खूनी नदी, ये नाम दिया गया है हिंडन को वहाँ के एक स्थानीय नागरिक के द्वारा। दरअसल हाल ही में हिंडन के बहुत सारे वीडियोस एंड फोटोज वायरल हुए थे जो शायद आपने भी देखे होंगे, और जहाँ पर नदी का पानी लाल रंग का दिखाई देता है। नदी की ये हालत कैसे हो गई और कौन जिम्मेदार है नदी की इस हालत के लिए, आज कुछ सवाल करेंगे और कोशिश करेंगे इन सवालों का जवाब तलाशने की। दरअसल अगर भारत की नदियों के बारे में बात की जाए तो बहुत सारी नदियां अब नदी कहलाने लायक ही नहीं रही हैं। जैसे कि अगर हिंडन रिवर की मैं एक पिक्चर आपको दिखाऊंगी तो आप उसको नदी तो नहीं, हाँ नाला ज़रूर कह सकते हैं। और नाला जो कि इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड है कि जो भी लोग उसके पानी पर डिपेंडेंट है, ये उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो आइए दोस्तों, आज एक एनालिसिस करते हैं भारत की नदियों की स्टेट को लेकर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्राची। स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हिंडन रिवर की उस पिक्चर के साथ जो सबसे ज़्यादा वायरल हुई है। इस पिक्चर में जैसा कि आप देख सकते हैं, जो पानी का कलर है वो रेड कलर का दिखाई देता है। जब स्थानीय नागरिकों से इस वाटर के कलर के बारे में सवाल किए गए तो लोकल्स के द्वारा एक्चुअली कुछ सरप्राइज दिखाया ही नहीं गया। दरअसल लोकल्स का कहना ये था कि वो लोग आदी हो चुके हैं कभी नदी का रंग हरा देखने के लिए, कभी लाल देखने के लिए और कभी काला देखने के लिए। और इसके पीछे का जो कारण है ये है उस एरिया के आसपास बसी हुई जो गारमेंट और डाई इंडस्ट्रीज हैं। दरअसल इन डाई इंडस्ट्रीज के द्वारा अपना जो सीवेज वाटर है वो बिना किसी ट्रीटमेंट के डायरेक्ट जो है नदी के अंदर बहा दिया जाता है, और जिसकी वजह से नदी का पानी न सिर्फ अपना कलर चेंज कर रहा है बल्कि टॉक्सिक होता जा रहा है। और ये जो बेसिकली हालात हैं ये सिर्फ इस यूपी की हिंडन रिवर के ही नहीं हैं, बल्कि मैं आपको आगे चलकर एक सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के बारे में बताऊंगी, जहां पर देश की अधिकतर नदियों के बारे में ऐसा ही जो है उस रिपोर्ट के अंदर फैक्ट्स के रूप में बताया गया है। अगर हम बात करें अपर दोआब रीजन की, तो ये रीजन एक्चुअली एग्रीकल्चर की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भारत के लिए, और इस एरिया को सींचा जाता है गंगा और यमुना के पानी से। अगर कुछ सालों पहले की बात करें तो ये जो रीजन है वहाँ की लोकल पॉपुलेशन की ना सिर्फ लाइवलीहुड के लिए बल्कि लाइफ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। लेकिन अगर आज हम बात करें तो मेरठ, सहारनपुर, ये जो सिटीज़ हैं जिनका कैपिटल दिल्ली के साथ एक प्रॉक्सिमिटी है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो है बेसिकली एक ट्रांजिशन देख रहे हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हो गया है, लेकिन किस तरीके से यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, या फिर अगर मैं साधारण भाषा में कहूँ कि किस तरीके से जो इंडस्ट्रीज़ का सीवेज होता है उसको ट्रीट करने के बाद ही आप जो है किसी नदी में छोड़ सकते हैं, इन सारे नियम कानूनों का पालन करना है, ये वहाँ पर शायद अभी तक नहीं हो पाया है, और जो हमें दिखाई देता है अब पिक्चर्स के माध्यम से। तो अगर आप देखेंगे हिंडन रिवर जो कि यमुना नदी की एक इम्पॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी है, दरअसल इसके अंदर सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट को लेकर कई बार गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रयास किया गया है रोकने का, जुडिशियल डायरेक्टिव्स भी दिए गए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि अभी तक हालात में कोई भी सुधार नहीं है। ये तो हिंडन रिवर की बात थी। अब यहाँ पर देखिए जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनके द्वारा जनवरी 2023 में एक रिपोर्ट आई थी, और रिपोर्ट में ये बताया गया था कि भारत की लगभग हर नदी का जो है हालात यही है। और इस रिपोर्ट में बताया गया था कि चेन्नई की जो कोम रिवर है और गुजरात की जो साबरमती रिवर है, ये भारत की जो है वन ऑफ द 2 मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर में से एक है। और आपको हैरानी नहीं होगी, तीसरे नंबर पर जो है वो यूपी का ही नाम था। अब थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो नदियाँ इतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड हैं, राइट, तो इसके पीछे का दरअसल रीज़न क्या है। तो खुद सरकारी एजेंसी की तरफ से ये स्वीकार किया गया था कि जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, दरअसल जो सीवेज वाटर है, ये एक सबसे बड़ा रीज़न है इन नदियों के बीमार होने का।
नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की तरफ से एक जो है बेसिकली ऑर्डर दिया गया था, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि दरअसल जो सीवेज जनरेशन हो रहा है और जो सीवेज का ट्रीटमेंट होना चाहिए, इसके बीच में एक ह्यूज गैप है और इस गैप को कवर करने के लिए एक वॉर फुटिंग लेवल पर काम करने की ज़रूरत है। दरअसल ये वास्तविकता है कि जिस तरीके से नदियों का जो पॉल्यूशन है वो खतरनाक स्तर पर बढ़ रहा है, तो हम इन नदियों के लिए युद्ध स्तर पर काम करें। अब हमें चिंता क्यों होनी चाहिए, राइट? अगर नदी में पॉल्यूशन है तो मतलब कितनी ही गंभीर बात हो सकती है। तो मैं अब आपको एक केस स्टडी के बारे में बताती हूँ। ये केस स्टडी दरअसल है गंगनौली की, जहाँ पे करीब 5000 लोग रहते हैं और अगर बात करेंगे जो देश की कैपिटल है, राइट, वहाँ से करीब 180 किलोमीटर दूर पड़ती है। यहाँ पर हर तीसरे युवा व्यक्ति में से एक बीमार है और इसका कारण है इन नदियों का पॉल्यूटेड वाटर। मैं एक आपको पिक्चर दिखाती हूँ। दरअसल जिनके द्वारा इस केस स्टडी को रिपोर्ट किया गया था, उन्हीं के द्वारा इस पिक्चर को भी पब्लिश किया गया था और इसमें जिस बच्चे को आप देख पा रहे हैं, दरअसल ये बोन डिफॉर्मेशन का शिकार है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2013 से लेकर 2018 के बीच में दरअसल गंगनौली में करीब 71 लोगों की मृत्यु हुई है कैंसर की वजह से। और ये एक ऑफिशियल डाटा है और ये जो डाटा रिलीज हुआ था, दरअसल ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की तरफ से रिलीज किया गया था 2019 में और दैट इज द ऑफिशियल अवेलेबल डाटा, राइट? इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एनजीटी ने 2017 में ये भी कंफर्म किया था कि यहाँ की पॉपुलेशन जो बीमार है उसका बहुत बड़ा कारण है यहाँ का वाटर। दरअसल एनजीटी का कहना ये था कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो बीमारियों से जूझ रहे हैं और जिसका रीज़न है यहाँ का कंटामिनेटेड वाटर। थोड़ा सा और डाटा को जो है देख कर समझने का प्रयास यहाँ पे करते हैं। अगर आप देखेंगे, एक रिटायर्ड साइंटिस्ट थे जिन्होंने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी काम किया था। उन्होंने नदी के कुछ जो सैंपल हैं वो दरअसल सीमा लैब को भेजे थे। ये जो लैब है इसको यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा भी रिकॉग्नाइज किया गया है और जो हमारे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उसके द्वारा भी रिकॉग्नाइज किया गया है। इस रिपोर्ट में जो सैंपल के बाद बेसिकली रिजल्ट आया वो बहुत ज़्यादा हैरान करने वाला था। दरअसल में ये कहा गया कि रिवर के अंदर ना सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर बल्कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैवी मेटल्स भी मौजूद हैं, जिसमें आर्सेनिक, मरकरी, लेड, जिंक, कैडमियम, आयरन, निकल, मैग्नीज हैं और इनकी वजह से ना सिर्फ स्टमक रिलेटेड डिजीज़ होती हैं बल्कि कैंसर, बोन का डिफॉर्मेशन और लीवर की बीमारियां भी होती हैं और जो कि यहाँ के लोग झेल रहे हैं। दरअसल जब यहाँ पे पत्रकारों के द्वारा बातचीत की गई गंगनौली वाले एरिया में, तो काफ़ी सारे लोगों ने अपने बच्चों का इलाज कराने के लिए अपनी ज़मीन भी बेच दी थी क्योंकि मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक स्थानीय का कहना ये था कि वो करीब 10 साल से जो है अपने बच्चे का इलाज करा रहे हैं और बेसिकली डॉक्टर का कहना ये है कि जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा ख़राब है कि इस तरह की बीमारियां उस एरिया में फैल रही है। अब कितना पॉल्यूशन है, इसकी सीवियरिटी मैं आपको एक डाटा के माध्यम से बताऊंगी, तब आप शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे अगर बात करें जो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, तो वो रिवर के वाटर में दरअसल जो एक परमिसिबल लिमिट है वो दरअसल है आपकी 200 mg/लीटर, लेकिन सैंपल में जो मिली थी वो 7500 थी। इसी तरह अगर बेसिकली सल्फाइड की बात करें, इसकी परमिसिबल जो लिमिट है वो दरअसल 2 mg/लीटर है, बट यहाँ पर जो बेसिकली सैंपल में रिजल्ट आए वो 285 mg/लीटर थी। इट्स ह्यूज, जितनी भी लिमिट परमिसिबल है ये उससे बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि नदियाँ कितनी ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार हैं। आज आपको एक नदी के लाल होने की खबर आई है, कल को शायद किसी और नदी के लाल होने की खबर आएगी और यमुना के ऊपर जो एक वाइट कलर का बेसिकली फोम जमा हो जाता है, इसकी खबर तो हम हर बार सुनते हैं। तो आखिर हम काम कब करेंगे? क्वेश्चन पूछने का समय आ चुका है और ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाटर बॉडीज़ एंड पॉल्यूशन, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या गवर्नमेंट इसको लेकर कुछ भी नहीं कर रही है?
तो जैसा कि मैंने बताया, एनजीटी की तरफ से ऑर्डर दिया गया था, बट प्रैक्टिकली उसका कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ ये एक अनदर जो है मुद्दा बन जाता है। साथ ही अगर रिसेंटली मतलब मई 31 2023 की अगर आप खबर देखेंगे तो नोएडा के अंदर करीब 16 ऐसी इलीगल फैक्ट्रीज थी, ठीक है, जो हिंडन के अंदर वेस्ट को डंप कर रही थी। इनको बंद किया गया था। लेकिन से इतना ही काफ़ी नहीं है, देयर आर मेनी मोर फैक्ट्रीज जो या तो इनसफिशिएंट ट्रीटमेंट कर रही हैं या बिल्कुल भी वाटर का ट्रीटमेंट नहीं कर रही हैं और सीवेज को जो है बेसिकली नदी के अंदर डंप कर रही हैं। तो हमें स्टैंड लेने की ज़रूरत है और इन मुद्दों के बारे में हमें अवेयर होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑन अ सिमिलर नोट मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्टडी आईक्यू की तरफ से इसी तरह की बेहतरीन एजुकेशन लेने के लिए और अपनी यूपीएससी एग्ज़ाम की एक बहुत बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप हमारा P2I बैच ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू हम आपका हाथ पकड़ कर रहते हैं। और एक बाइलिंगुअल बैच होगा जो कि 9 जून से स्टार्ट होने वाला है। मॉर्निंग बैच 8 AM रहेगा, इवनिंग बैच जो है आपका 6 AM रहेगा। कमाल की बात यह है कि यदि आप प्रीलिम्स को क्लियर कर लेते हैं तो हमारा मीन्स रेसिडेंशियल प्रोग्राम का पार्ट बन सकते हैं, जहां पर आपकी रहने की कंप्लीट व्यवस्था स्टडी आईक्यू की तरफ से की जाएगी और साथ ही आपकी पूरी प्रिपरेशन की जिम्मेदारी हमारी होगी। आपको सिर्फ ज़्यादा मेहनत करनी है। और अगर बेसिकली आप एक ह्यूज डिस्काउंट इस अपनी जो है फीस पर चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ प्राची लाइव, PRACHILIVE। और बेसिकली ये जो बैच है जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। सीटें बहुत जल्दी फुल हो जाती है, तो जितना जल्दी आप एडमिशन ले लें उतना बेहतर है। और इसके अलावा इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम तो आपके लिए वीडियो पर लेकर आते ही रहेंगे, तो इन वीडियोस को ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर कर लीजिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका क्या फीडबैक है और आप दरअसल एक क्या सॉल्यूशन देना चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स की हेल्थ को हम वापस से बेहतर कर सकें। मुझे बेहद खुशी होगी आपके कमेंट्स देखकर और मैं आपको जल्द मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।